जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये लेक्चर है पार्टिकल फ़िज़िक्स हमारा कोर्स है और उसका ये लेक्चर है जिसमें मैंने जो है वो ग्रिफ़िथ की बुक है उसका के 4 चैप्टर से मैं आपको ये स्टार्ट करवा रही हूँ, दैट इज़ सिमेट्रीज़। ठीक है, जो कि सिमेट्रीज़ का जो है वो चैप्टर है। पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल फ़िज़िक्स में सिमेट्रीज़ जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं। ठीक है, तो आपने हमने इस चैप्टर के मैंने ये सेक्शंस आपको स्टार्टिंग में बता दिए, कुछ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ये सेक्शंस बता दिए हैं। और ये सेक्शंस आपको क्या कहते हैं कि फ़र्स्ट सेक्शन में हम जो है वो देखेंगे इसकी जो जर्नल रिमार्क्स हैं अबाउट द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिमेट्री, यानी ग्रुप थ्योरी के बारे में हम थोड़ा बहुत जो है वो उसके कुछ जर्नल चीज़ें देखेंगे कि ग्रुप क्या होता है एलिमेंट्री पार्टिकल फ़िज़िक्स के अंदर, या फ़िज़िक्स में जब हम ग्रुप थ्योरी का कोर्स पढ़ते हैं तो उसमें हम कौन कौन से ग्रुप्स पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट थिंग जो हम सेकंड सेक्शन होगा उसमें हमने देखना है रिलेशन बिटवीन सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉज। ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं नॉइदर्स थ्योरम। नॉइदर्स थ्योरम्स को यहाँ पे हम प्रूफ नहीं करेंगे, बट उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि वो किस तरह से सिमेट्री और कंजर्वेशन लॉज को आपस में रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है वो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री और जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम और जो स्पिन है और डिस्क्रीट सिमेट्रीज़ हैं। ठीक है, सॉरी डिस्क्रीट सिमेट्रीज़ तो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रोटेशनल सिमेट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, हम स्पिन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट थिंग हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास होंगी इंटरनल सिमेट्रीज़। इंटरनल सिमेट्रीज़ में हमारे पास आइसोस्पिन आ जाती है, SU3 सिमेट्री आ जाती है, फ्लेवर SU6 सिमेट्री आ जाती है। देन फाइनली हम डिस्क्रीट सिमेट्रीज़ के ऊपर जाएंगे और वहाँ से हम पैरिटी, फिर चार्ज कॉन्जुगेशन एंड टाइम रिवर्सल, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ मेन डेफिनेशंस देख लेते हैं अबाउट द सिमेट्री, ग्रुप्स एंड कंजर्वेशन लॉज। तो आपको एक ये ग्राफ नज़र आ रहा है, ये ग्राफ आपके पास क्या है कि ये आपके पास एक ग्राफ शो हो रहा है जो कि x और f ऑफ x के दरमियान में बना हुआ है। और ये ग्राफ आपको यहाँ पर देखिए ये आपके पास है, हम ये कहते हैं कि ये ग्राफ जो है वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, इसके लिए हमें कोई भी हम जो है वो बहुत कुछ डिड्यूस कर सकते हैं जस्ट एक ग्राफ को देख के। अगर हमें इसकी फंक्शनल फॉर्म भी नहीं जानते, लेकिन हमने जो है वो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है और वो सिमेट्री इसके अंदर क्या है, वो सिमेट्री है इसके अंदर कि ये आपके पास ऑड फंक्शन है, ऑडनेस की सिमेट्री इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। फिज़िक्स के अंदर हम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल जो हमारे पास है सिमेट्री की वो है क्रिस्टल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें स्टैटिक सिमेट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टैटिक सिमेट्रीज। ठीक है, स्टैटिक सिमेट्रीज़ के अंदर हमें कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है। इसी तरह जो हमारे पास इनिशियली जब सिमेट्रीज़ के बारे में जाना गया तो ग्रीक्स जो थे उन्होंने ये कहा था कि सिमेट्रीज ऑफ नेचर शुड रिफ्लेक्ट द मोशन ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके बाद इनके बाद न्यूटन जो था, न्यूटन ने हमें क्या बताया था, न्यूटन हमें ये रिकॉग्नाइज़ किया था कि फंडामेंटल सिमेट्रीज आर नॉट रिवील्ड इन द मोशन ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके बाद 1917 तक हमारे पास क्या था कि डायमेंशनल सिमेट्रीज़ को कम्प्लीटली नहीं समझा जा सका। इसी साल हमारे पास जो एक साइंटिस्ट थे एमी नॉइदर्स। ठीक है, एमी नॉइदर्स ने जो था वो रिलेट किया था कंजर्वेशन लॉज को सिमेट्री के साथ, और वो हमें क्या कहता है कि एवरी सिमेट्री ऑफ नेचर यील्ड्स अ कंजर्वेशन लॉज। ठीक है, हर सिमेट्री ऑफ नेचर हमें क्या करती है, कंजर्वेशन लॉज देती है। कन्वर्सली आप ये कह सकते हैं कि एवरी कंजर्वेशन लॉ रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइंग सिमेट्री। अब हमारे पास क्या है कि लॉज ऑफ फिज़िक्स जो है वो इनवेरिएंट है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम। ठीक है, लॉज ऑफ फिज़िक्स अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम के साथ या सॉरी ट्रांसलेशन ऑफ टाइम के साथ हमारे पास अगर इनवेरिएंट रहते हैं तो नॉइदर थ्योरम जो है इस इनवेरिएंस को रिलेट करता है किसके साथ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। इसको रिलेट करता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। एंड अगर सिस्टम हमारे पास इनवेरिएंट है अंडर ट्रांसलेशन इन स्पेस, अगर हमारे पास सिस्टम ट्रांसलेशन इन स्पेस में इनवेरिएंट है तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व होगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इफ़ इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट अ पॉइंट, अगर ये एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पर जो है वो रोटेशन होगी।
ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं रोटेशन होगी और हमारे पास क्या होगा, अंडर द रोटेशन ये हमारे पास सिमेट्रिकल है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। और अगर इन वेरिएंस हम कहते हैं कि इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से अंडर गेज ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारे पास जो है वो चार्ज कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इन सारी चारों बातों को एक टेबल की फॉर्म में, एक समरी की फॉर्म में यहाँ पर मैंने बना दिया है। तो आप अगर देखें तो हमारे पास क्या है कि अगर ट्रांसलेशन इन टाइम होगा तो हमारे पास एनर्जी कंजर्व रहेगी, ट्रांसलेशन इन स्पेस होगा तो हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहेगा, रोटेशन होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और गेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हमारे पास चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड माय नेक्स्ट इज सिमेट्री हमारे पास होती क्या है, हाउ प्रिसाइजली, व्हाट प्रिसाइजली इज सिमेट्री। सिमेट्री क्या है, सिमेट्री को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सिमेट्री आपके पास क्या है, सिमेट्री आपके पास एक ऑपरेशन है। ठीक है, आपके पास ये एक ऑपरेशन है जिसको आपने परफॉर्म करना है, किसके ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो ये आपके पास क्या करेगा, वो सिस्टम इनवेरिएंट रहेगा। ठीक है, आपके पास कोई सिस्टम है, ये आपके पास कोई सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर आपने क्या करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, ऑपरेशन आपने किया, सिस्टम आपके पास इनवेरिएंट रहेगा। तो ये जो आपके पास चीज़ है, ये जो ऑपरेशन है, इसको आप कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड द सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, मैंने यहाँ से ये सारी चीज़ें जो लिखी थी उनको रेज कर देती हूँ ताकि यहाँ पर प्रॉब्लम ना रहे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या है सिमेट्री ऑपरेशन की, सबसे पहले है क्लोयर प्रॉपर्टी। क्लोयर प्रॉपर्टी में अगर आप कहते हो कि आपके पास एक आर आई है और एक आर जे है, किसी आपने सेट में से लिया और आपके पास जो प्रोडक्ट है आर आई आर जे, ठीक है, इस आर आई आर जे प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है कि आपने सबसे पहले किसी भी सिस्टम के ऊपर आर जे जो है ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसके बाद आर आई का जो है वो आपने कॉन्जुगेट इसके ऊपर परफॉर्म करना है। तो आपके पास ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक आर के एग्जिस्ट करेगा, सच दैट आर आई आर जे इज इक्वल्स टू आर के हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट ये जो आर के होगा ये भी उसी सेट में से बिलोंग करेगा। ठीक है, इट्स बिलोंग्स टू द सेट। अच्छा, आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट आई है सच दैट आई आर आई, आई को अगर आप आर आई के ऊपर परफॉर्म करो या आर आई को आर आई के ऊपर परफॉर्म करें तो आपके पास आर आई आएगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर आई के लिए ये होल्ड करेगा। इनवर्स आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी ऑपरेशन है आर आई किसी सेट में से आपने लिया तो उस सेट में लाजमी उसका इनवर्स भी जो है वो एग्जिस्ट करेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आपने आर जे और आर के को पहले लिया और उसके ऊपर आर आई परफॉर्म किया, या आर आई और आर जे को लिया और साथ फिर उसके बाद आर के लिया, तो आपके पास दोनों तरफ जो है वो इक्वेशन के इक्वालिटी होल्ड करती है। तो इस चीज़ को आप कहते हो एसोसिएटिविटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कम्यूटेशन, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आपको पता होगा, आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, लाजमी नहीं है कि ग्रुप्स के अंदर कम्यूटेटिवली होल्ड करेगी। जो यहाँ पर हमारे पास शो हुई है ये कम्यूट कर रहा है आर आई और आर जे में। ठीक है, और ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है। ये जो मैंने लिखा ये जो थी ये एडिशन के लिए है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है उसका मतलब है कि ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर कम्यूट नहीं करते, और अगर ये कम्यूट करते हैं तो अगर ये कम्यूट करेंगे तो इस ग्रुप को आप क्या कहेंगे, एबिलियन ग्रुप, और अगर कम्यूट नहीं करेंगे तो आप इस ग्रुप को कहेंगे नॉन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रांसलेशन इन स्पेस एंड टाइम की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, एबिलियन ग्रुप की एग्जांपल है। ठीक है, एबिलियन ग्रुप की है। और अगर हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन में जो है वो आपके पास एबिलियन ग्रुप नहीं है, बल्कि ये आपके पास क्या है, नॉन एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है आपके पास है फाइनाइट ग्रुप्स। फाइनाइट ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, फाइनाइट ग्रुप्स भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट ग्रुप्स भी हो सकते हैं। अगर आप सेट ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो उसमें आपके पास जो है वो 6 एलिमेंट होते हैं, 3 उसकी साइड्स होती हैं, 3 उसके एंगल्स होते हैं। तो ये जो इस तरह के ग्रुप्स जो होते हैं उनको हम फाइनाइट ग्रुप्स कहते हैं। और इसी तरह अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स आपके पास इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना देखेंगे नेक्स्ट थिंग।